क्या डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध से मन भर चुका है? क्या हम इस युद्ध के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं? जिस जंग को अमेरिका और इजराइल पहले घंटे में जीतने का दावा कर रही थी, वो जंग अपने दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। बीते एक महीने में ईरान ने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल की मार झेली है, बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। पूरे मिडिल ईस्ट में आज हर जगह मिसाइल और ड्रोन बरस रहे हैं। मिलिट्री बेसेस हो या फिर फैक्ट्रीज हो या फिर पावर प्लांट्स हो, जिस जंग की आग से आज कोई नहीं बच पाया है, तो वही लोग सोच रहे हैं कि भैया ये खत्म कब होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। कच्चे तेल और गैस के दाम रोज बढ़ रहे हैं और हर किसी के मन में एक सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हटेगा या फिर और खून खराबा होगा। The US will be gone or done with the war in I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave. We have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. लेकिन एक अहम बयान में ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस ईरान युद्ध से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाला है, अगर हॉर्मुज ना भी खुला तब भी, और वो जिम्मेदारी अब दूसरे देशों पर होगी कि वो अपना शिप्स वहां से कैसे निकाले, अमेरिका की नहीं। We'll be leaving very soon. And if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. We have nothing to do with that. What happens in the strait, we're not going to have anything to do with because they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. लेकिन ट्रंप एक बहुत जुमलेबाज है। बहुतों का यह मानना है कि ट्रंप झूठी दिलासा दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट में उछाल ला रहे हैं, और गुड फ्राइडे के अवसर पर जब 3 दिन का मार्केट शटडाउन होगा, तब ट्रंप ईरान पर हमला बोल देंगे। यूएई भी अमेरिका के साथ इस युद्ध में आ सकता है। तो ट्रंप के अगले हरकत के बारे में किसी को कंफर्मेशन तो नहीं है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप से और बेहतर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बीते एक साल में वो दुनिया भर में एक के बाद एक क्राइसिस पैदा करते गए हैं और जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा है। लेकिन ईरान के जंग के साथ उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस जंग से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो अमेरिका को हुआ है, इजराइल को तो बिल्कुल नहीं हुआ है। अपनी मिलिट्री की कमजोरियों को ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। साथ ही साथ अपने एलाइज को आए दिन फटकार लगाते लगाते अब वो एलाइज भी उससे दूर होने लगे हैं। ट्रंप एक फूफड़ अंकल हो गए हैं, अमेरिका एक फूफड़ अंकल हो गए हैं जिसे कोई खास पसंद नहीं करता है। बीते कई दशकों से सैंक्शन झेल रहा ईरान शायद आज वो इतना अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहा है जितना अमेरिका महसूस कर रहा है। आज अमेरिका के दशकों पुराने एलाइज, उसके नेटो पार्टनर्स भी उसकी मदद करने से मना कर रहे हैं। आज फ्रांस अमेरिकन रीसप्लाई जेट्स को अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर रहा है। इटली ने भी अमेरिका को इस जंग में अपने बेसेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जर्मनी ने तो पहले ही इस जंग को नॉट आवर वॉर कह के अपने आप को किनारा कर लिया। और स्पेन की बात करें तो वो खुले तरीके से इस युद्ध का विरोध कर रहा है, अमेरिका को फटकार लगा रहा है। याद रखिए, ये वही देश हैं जो बीते कई दशकों से अमेरिका के साथ हर जंग में लड़ते आए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को एहसान फरामोश बताने में बिजी है। सोशल मीडिया पर यूके और फ्रांस का नाम लेकर ताने मार रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं कि कल को अगर तेल चाहिए होगा तो हॉर्मुज जाकर खुद ही ले लेना, मुझे मत याद करना। एनालिस्ट का मानना है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव चल रहा है, इस बात को वो पर्सनली ले रहे हैं, उससे हम नेटो का अंत भी कह सकते हैं। तो क्लियर बात है, यूएस ईरान युद्ध से आज ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी वॉलेटाइल बन चुका है। इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान पर नहीं, अमेरिका पर नहीं, बल्कि बाकी देशों पर भी पड़ने लगा है। ऐसे में हर देश अपने इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए कदम उठा रहा है। आज नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में डेटा एनालिसिस और इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रोसेसिंग काफी क्रिटिकल माना जाता है। और डेटा सिर्फ सिक्योरिटी के मामले में नहीं, किसी भी कंपनी के ग्रोथ और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए यह इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बिजनेस हो, मीडिया हो, फाइनेंस हो, हर क्षेत्र में डेटा साइंस हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल। इनफैक्ट प्रोफेशनल्स के लिए इस टेक्नोलॉजी की समझ रखना एक लाइफ स्किल बन चुका है, खासतौर पर उनके लिए जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, उनके करियर्स को एडवांस करने के लिए। आज डीएसए, सिस्टम डिजाइन, फुल स्टैक डेवलपमेंट जैसे स्किल्स मास्टर करना जरूरी हो गया है। लेकिन ये स्किल्स एक स्ट्रक्चर्ड, इन डेप्थ तरीके से सिखाने वाले लोग पूरे इंडस्ट्री में आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर आप भी इन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हैं तो आपकी मदद करेगा स्किलर।
स्किलर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे स्किल्स में कोर्सेस प्रोवाइड करता है। यहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मेंटोरशिप और ट्रेनिंग लेकर आप इंडस्ट्री रेडी बन सकते हैं। साथ ही उनका एआई कंपेनियन टूल आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है, मतलब लर्निंग कभी रुकती नहीं। साथ ही आपको 100 से ज्यादा रियल वर्ल्ड कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसे आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं। आप 900 से ज्यादा कंपनीज के साथ इनकी जो प्लेसमेंट पार्टनरशिप है वो आपको रियल करियर अपॉर्चुनिटीज तक ले जा सकती हैं। तो एक बेहतर और काबिल इंजीनियर बनने की तरफ अपना पहला स्टेप आप ले सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइनिंग देयर फ्री लाइव मास्टर क्लास। इसे आप परख सकते हो इस पूरे कोर्स के बारे में। ये उनके पूरे कोर्स का एक छोटा सा स्लाइस है। आई एम श्योर दैट यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। ये है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची। इजराइल यहां खुले में ईरान के लीडर्स को मार गिरा रहा है, बाकियों के पीछे पड़ा हुआ है, मिसाइल दाग रहा है, और यहां ये भाई साहब सड़कों पर प्रोटेस्टर्स के साथ दिख रहे हैं। चलिए मान लीजिए ये शॉट कोरियोग्राफ था, कैमरास के लिए बनाया गया था, लेकिन ट्रंप को एक संदेश साफ जाता है कि ईरान अभी भी जिंदा है और अमेरिकन फोर्सेस का इंतजार कर रहा है, उनके जज्बात अभी भी बुलंद है। उधर जहां अमेरिका और इजराइल को मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, खबर यह है कि रशिया के न्यूक्लियर सबमरीन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तैनात किए गए हैं। चेचियन कॉम्बैट यूनिट्स ने अमेरिका के खिलाफ लड़ने का फैसला बता दिया है अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है ईरान के ऊपर। चाइना की मिलिट्री ऑलरेडी हार्डवेयर और सैटेलाइट गाइडेंस है वो तो दे ही रही है। इसीलिए ईरान अमेरिका के एक शब्द पर यकीन नहीं कर रहा है, एक बयान को सीरियसली नहीं ले रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। अब आईआरजीसी ने 18 अमेरिकन कंपनीज की एक लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, इंटेल जैसे तमाम नाम शामिल है। ईरान का कहना है कि अगर यूएस और इजराइल ईरानियन लीडरशिप और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स करने से बाज नहीं आएगी तो अब ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन कंपनीज के ऑफिसेस को अपना निशाना बना देगी। ईरान यह बात समझ चुका है कि अमेरिका को मिलिटरीली हराना जरूरी नहीं, बस उसकी आर्थिक नस आपको काटनी है, अमेरिका अपने आप घुटने टेक देगा। ट्रंप इस युद्ध में बिना सोचे समझे घुसा था, इस बात पर कोई डिबेट नहीं है। ट्रंप का पोपट नेतन्याहू ने बनाया यह कह के कि बहुत इजी वाला वॉर होगा, इस बात पर भी कोई शक नहीं। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भाई डील कर लो, मुझे घर निकलने दो, मुझे गोल्फ खेलने दो, लेकिन ईरान कह रहा है कि ना, इतनी जल्दी हमें बातचीत करनी ही नहीं है। तो हताश होकर ट्रंप ने फोन करके अपने दोस्तों को बुलाया कि आओ चलो हम मिलकर ईरान को साथ में कूटते हैं। लेकिन तभी आता है शायद ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका इस युद्ध में कि वो कितना अकेला है, कि उसे कोई पसंद नहीं करता, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। लेकिन क्या यह अकेलापन, अपने ही देश में सपोर्ट का गिरना, अपनी पॉपुलैरिटी नेगेटिव में होते देखना, क्या यह ट्रंप को ईरान से वापस ला पाएगा? क्योंकि ट्रंप ने समय और परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीखा कभी नहीं है। ऑफिस में आते ही टैरिफ का तमाशा शुरू कर दिया, एलाइज को गाली बकना, चाइना के साथ हाथ मिलाना, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना, कनाडा की बेइज्जती करना, कुछ न कुछ ड्रामा ट्रंप बार बार करते रहे। चाहे वो यूरोप हो या फिर नॉर्थ अमेरिका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एरोगेंस दुनिया में अमेरिका को आइसोलेट करना शुरू कर चुका है। When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. So I think there's no doubt, unfortunately, after this conflict is concluded, we are going to have to re-examine that relationship. We're going to have to re-examine the value of NATO and that alliance for our country. मार्को रूबियो उस नेटो की बात कर रहे हैं जो इतने दशकों पुराना है, जिसे कोल्ड वॉर तक नहीं तोड़ पाया, जो 9/11 हमलों के बाद अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका के साथ लड़ा। आज उस नेटो ने इजराइल का पुतला बनने से मना कर दिया तो अमेरिका आग बबूला हो रहा है। क्या ईरान नेटो के खात्मा का कारण बनेगा? यह सवाल अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल्स में तो आ गया है। यूरोपियन सरकारों ने ना सिर्फ इस जंग से अपने आप को दूर रखा है, बल्कि अमेरिका और इजराइल को जो इनडायरेक्ट मदद भी की जा रही थी उसे भी बंद कर दिया है। अब कई कारण हैं ऐसा करने का। ट्रंप ने ना तो उनसे पूछकर, ना तो उन्हें बताकर, ना तो उनके साथ डिस्कस करके यह युद्ध शुरू किया। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अब खतरे में आ चुकी है। यूरोप में भी प्राइस हाइक सबसे पहले हमें देखने को मिल गया है, तो यहां के लीडर्स तो ट्रंप को अनफ्रेंड कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है स्पेन का, जिसने अपने मिलिट्री स्टेशंस अब अमेरिका के लिए बंद कर दिए हैं ताकि अमेरिका इन बेसिस के जरिए ईरान पर हमला
ना कर पाए। जल्द ही स्पेन ने अपना पूरा एयर स्पेस भी ईरान अटैक्स में अमेरिकन जेट्स के लिए बंद कर दिए। फिर आया फ्रांस। फ्रांस ने भी शुरू से ही इस जंग से दूर रहने का फैसला किया, लेकिन हाल ही में उसने भी अपना एयर स्पेस उन एयरक्राफ्ट्स के लिए बंद कर दिया जो इजराइल के लिए वॉर टाइम सप्लाईज ले जा रहे थे। फिर बारी आती है इटली की। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पहले से ही इस जंग के खिलाफ बोलती आई हैं और उन्होंने मिनाब में हुए स्कूल की बच्चियों पर हमले की कड़ी निंदा की है और अब इटली ने भी इस जंग से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया है। अब हाल ही में इटली ने सिगोनेला एयरबेस में यूएस बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग करने की परमिशन भी डिनाई कर दी। कारण बताया गया कि अमेरिका ने परमिशन तब मांगी जब यह एयरक्राफ्ट ऑलरेडी रास्ते पर थी और इसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल का वक्त ही नहीं दिया गया। इसके अलावा भी स्विट्जरलैंड और पोलैंड जैसे देश भी अमेरिका को अंगूठा अब दिखाना शुरू कर चुके हैं। पोलैंड ने तो पेट्रियट मिसाइल्स मिडिल ईस्ट शिफ्ट करने के लिए जो एक रिक्वेस्ट आया था उसे मना कर दिया, सेइंग थैंक यू। यूएस पहले ही मिडिल ईस्ट में अपनी आधी से ज्यादा एयर डिफेंसेस को खो चुका है। ऐसे में पोलैंड से भी मदद ना मिलने का मतलब है अमेरिकन फोर्सेस और एसेट्स के लिए और भी ज्यादा खतरा इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल से। शायद इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट अब इस युद्ध को 2 या 3 हफ्तों में खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद अमेरिका अब इससे ज्यादा इस जंग में टिक पाने की काबिलियत नहीं रखता है। उसके पास असला नहीं है। आसमान में उसकी आंखें नोच ली गई हैं, यानी रेडार्स खत्म कर दिए गए हैं। कई फाइटर जेट्स और ड्रोन्स मार गिरा दिए गए हैं, जैसे कि प्रिंस सुल्तान बेस में हमने ये अवशेष देखे। अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी पीछे जा चुके हैं और अब जो हैं वो भी अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। तो मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा, असिस्टेंस कोई दे नहीं रहा है। ऐसे में आखिर कब तक अमेरिका इस जंग में पड़ा रह सकता है, आगे जा सकता है? सबसे बड़ी जलालत तो यह है कि इजराइल ने कोई ठोस कमिटमेंट भी नहीं दिया है कि अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करेगा तो इजराइल के सैनिक भी इस युद्ध में शामिल होंगे। अब कमाल का पप्पू है अमेरिका। इजराइल का युद्ध तुम लड़ रहे हो, लेकिन इजराइल की सेना तुम्हारा साथ नहीं देगी, लेकिन तुम नेटो को गाली बक रहे हो क्योंकि इजराइल को कुछ बोलने की आपकी औकात नहीं है। लेकिन अमेरिका के पुराने दोस्तों ने उसका साथ छोड़ा क्यों? क्या उनका जमीर सडनली जग गया है? पैलेस्टाइन में जब हजारों बच्चों का नरसंहार हो रहा था तब तो जमीर आराम से सो रहा था, तो आज ये आवाज कैसे निकल रही है? अब सडनली वो अमेरिका को लाल आंख क्यों दिखा रहे हैं? यहां पर ईरान को क्रेडिट जरूर देना होगा। भले ही वॉरफेयर के हर इंडिकेटर, हर पैमाने पर वो अमेरिका से कई गुना पीछे था, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उल्टा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बनाकर अमेरिका को ही अपने एलाई से अलग थलग कर दिया। दरअसल ईयू का डायरेक्ट मिडिल ईस्ट क्रूड पर जो डिपेंडेंस है वो 8% है, लेकिन जब बात एलएनजी की आती है तो कुछ यूरोपियन देश 30 to 40% तक ये मिडिल ईस्ट के एलएनजी सप्लाईज पर निर्भर होते हैं। फिर डीजल और जेट फ्यूल वो भी काफी जो इनके देश में आता है वो हॉर्मुज के रूट से ही आता है। अगर यूरोप ट्रंप के साथ ओपनली खड़ा होता है तो ईरान उसे अपना एडवर्सरी, अपना दुश्मन मानेगा। एटलीस्ट न्यूट्रल देश रहकर उसके पास एक मौका है कि ईरान के साथ गुड टर्म्स पे सस्ते दामों पर हॉर्मुज से अपना शिप निकाल पाए, या फिर भारत या इंडोनेशिया की तरह फ्रेंडली ट्रांजिट अरेंजमेंट भी सिक्योर कर पाए, जहां बिना पैसे देकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपके शिप निकल सकते हैं। क्योंकि ईरान की माने तो वो साफ कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, बस अमेरिका और इजराइल और उनके एलाइज के लिए यहां रास्ता ठप है। फ्रेंडली देशों के लिए यह पैसेज पूरी तरीके से खुला हुआ है फॉर फ्री। न्यूट्रल देशों के लिए टैंकर्स आराम से जा सकते हैं, बस आपको एक्सेस फी देना होगा इस रूट से जाने के लिए। जिस तरीके से अमेरिका की एलाइज ने बीते 1 महीने में अपना स्टैंड बदला है, पहले सपोर्ट किया है, जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है, अब ओपनली अमेरिका को एक्सेस डिनाई कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि यह हृदय परिवर्तन ईरान के ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लैकमेल का नतीजा है, मास्टर स्ट्रोक का नतीजा है, जिसके वजह से यूरोपियन इकोनॉमीज आज ट्रंप का साथ छोड़ने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। आज ईरान की डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस वाली प्लानिंग और उसकी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन की वजह से आज वो यूएस के सामने 1 महीने तक टिक पाया है और पूरी दुनिया में अमेरिका की जो वर्चस्वता है उसको एक जुमला साबित कर दिया है।
अब डोनाल्ड ट्रंप के पास बेसिकली दो क्लियर ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। एक लॉजिकल ऑप्शन है एज ऑफ टुडे, जैसे तैसे बची खुची जो इज्जत है उसको बचाकर युद्ध के क्षेत्र से आप निकल जाइए, बोलिए पूरी दुनिया को कि भैया हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। ऐसी बयानबाजी आप अमेरिकन टीवी पर सुन भी पा रहे हो। उधर जैसे ही अमेरिका निकला, ईरान ने भी कह दिया कि भैया वो विजेता है, क्योंकि कोई ट्रीटी नहीं होती है, कोई सुलह नहीं होती है, अमेरिका विड्रॉ कर जाता है और स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर इनडायरेक्ट कंट्रोल ईरान का ही रहता है। यह है लॉजिकल सॉल्यूशन। अब आते हैं इलॉजिकल ऑप्शन पर। ट्रंप का ईगो उसे पीछे हटने को नहीं देता है। इजराइल उसे कुछ और एप्स्टीन फाइल दिखाता है, उसके कुछ दोस्त और चाबी भरते हैं। ट्रंप बूट्स ऑन द ग्राउंड्स के लिए हरी झंडी दे देता है। नतीजा, स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और युद्ध के मैदान पर बहुत सारा खून खराबा, जिसका कोई क्लियर परिणाम भी नहीं होगा। यह बात भी सुन लीजिए। पिछले कुछ घंटों में अमेरिका ने और भी ज्यादा ग्राउंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है, जिससे लगता तो यही है कि ट्रंप कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। और ट्रंप बिंग ट्रंप है, वो इलॉजिकल ऑप्शन ही चूज करेगा, लॉजिकल ऑप्शन नहीं चूज करेगा। अपने देश के सैनिकों को मरने के लिए अगर भेजना होगा तो वो भेज देगा। उधर ईरान ने भी पहले ही कह दिया है अमेरिका पर भरोसा जीरो है, बातचीत नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम बातचीत करेंगे वो हमारे पीठ पर खंजर भोंक देगा। तो उनका भी सीधा सीधा कहना है कि भैया बहुत हो चुका, आओ आमने सामने दो चार कर लेते हैं। युद्ध में आगे क्या होगा, ट्रंप टीवी पर क्या ऐलान करेंगे, इसको तो हम ट्रैक करते रहेंगे, लेकिन आगे क्या होगा शायद ट्रंप को भी नहीं मालूम है, तो स्पेकुलेशन हम यहां नहीं करेंगे। थैंक्स टू स्केलर फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अगर आपको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे स्किल्स में महारती हासिल करनी है तो स्केलर आज ही ट्राई करिए। जानिए उनके बारे में, उनके फ्री मास्टर क्लास को अटेंड करके। आई एम श्योर यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डू कीप वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।